हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। डियर, आज मैं विदाउट पीडीएफ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कुछ मतलब पीडीएफ रहेगा, कुछ रहेगा, जस्ट ओरल मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। ओरली मैं जैसे कहानी स्टोरी होती है, आप सुनते जाइए, मैं बोलती जाऊँगी। और ये ऑल पीजीटी टीजीटी ऑल एग्जामिनेशंस 11-12 के बच्चे हैं, उसके लिए भी, कॉलेज में जा रहे हैं उसके लिए, सभी के लिए रिलायबल है, ठीक। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जस्ट क्विक रिवीजन होगा, कम से कम टाइम में मैं आपको जो है दूंगी। EMRS एग्जामिनेशंस की जो आप तैयारी कर रहे हो, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या अदर स्टेट एग्जामिनेशंस की तैयारी करो, सभी के लिए रिलायबल है। जस्ट मैं आपको बोलती जाऊँगी और जस्ट आप सुनते जाइए कहानी की तरफ, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले डिमांड आप जानते हैं, मांग क्या है? किसी वस्तु की पर्टिकुलर मतलब प्राइस पर, पर्टिकुलर टाइम पर, राइट। और जो है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त करने की जो इफेक्टिव डिज़ायर होता है, उसे ही हम डिमांड कहते हैं, राइट। अब डिमांड में हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आता है, मांग। आपका डिमांड लाइन वगैरह आप जानते ही हो, ठीक है ना। हम सीधे मांग की लोच पे आते हैं। मांग की लोच हमारा क्या होता है? डेल्टा क्यू डी अपॉन डेल्टा पी, ई डी इक्वल टू परसेंटेज, ठीक है ना, डेल्टा क्यू डी अपॉन डेल्टा पी, मांग की लोच होती है। अब देखो, हमारा जो है प्राय विलासिता की वस्तुओं के प्रयोग से हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, अतः इन वस्तुओं की कीमत परिवर्तन पर इनकी मांग अनुपात से अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जब मांग वक्र x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में होती है तो यह दिखाता है कि मांग की लोच अनंत है, ठीक। अब मांग की लोच के कितने डिग्रीज होते हैं? 5 होते हैं। मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इन्फिनाइट एंड बेलोजदार, ठीक, ये सभी को पता है। अब देखिए, इमेजिन कीजिए, जैसे डिमांड आपका इन्फिनाइट है, काल्पनिक अवस्था है, ठीक है ना। इन्फिनाइट एक काल्पनिक अवस्था है, राइट। यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो वो वस्तुएं कौन सी होंगी? स्थानापन्न होंगी। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं बेटा? चाय और कॉफ़ी, राइट। जैसे चाय और कॉफ़ी में क्या होगा, एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग दूसरे की डिमांड क्या करेंगे, ठीक है ना, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। चाय की कॉफ़ी बढ़ गई, चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग चाय छोड़ के कॉफ़ी पर चले जाएंगे, उसका यूज़ करने लगेंगे। चाय की प्राइस गिर गई तो फिर जो है कॉफ़ी का यूज़ कम हो जाएगा। इस तरह धनात्मक संबंध होता है। आड़ी लोच मतलब क्रॉस, जो आपका इलास्टिसिटी होता है, क्लियर, ऑफ डिमांड। ये क्लियर हो गया आपका। और पूरक वस्तुएं हमारी होती हैं। पूरक वस्तुओं में हमारा क्या होता है बताइए? स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, राइट। अच्छा, निकृष्ट वस्तुएं जो होती हैं, जिन्हें गिफिन गुड्स वगैरह बोलते हैं, ठीक, इन वस्तुओं के लिए मांग की लोच हमारी क्या होती है बेटा? ऋणात्मक होती है। मांग की लोच ऋणात्मक होती है। उपभोक्ता जैसे घटिया वस्तुएं क्या होंगी? मांग की आय लोच हमारी ऋणात्मक होगी। मांग की आय लोच, डिमांड लोच, मांग लोच नहीं बोल, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। ये घटिया वस्तुओं के लिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक होगा, यानी इनकम, घटिया वस्तुओं में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और सामान्य वस्तुओं में इनकम बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। और ये तो हमारा हो ही गया श्रेष्ठ वस्तुएं। अच्छा, मांग की आय लोच हमारी, इसका फॉर्मूला देख लो। EI बोलते हैं, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ED बोलते हैं, वैसे ही हम आय लोच को EI बोलते हैं, आई फॉर इनकम, ठीक। तो परसेंटेज डेल्टा QD अपॉन डेल्टा आई, यानी इनकम, क्लियर। अब देखो, EI इनकम इलास्टिसिटी, डेल्टा क्या है? चेंजिंग को दर्शा रहा है, आई क्या है? आपका इनकम है। जब मांग वक्र खड़ी रेखा हो तो यह व्यक्त करता है कि पूर्ण तथा बेलोजदार, यानी इक्वल टू 0। समझ में आ गया?
जब आप 5 डिग्रीज में लेते हैं और लोच जो है सीधी रेखा में, खड़ी रेखा में हो, ऊपर से नीचे तक हो, स्टैंडिंग लाइन में, वाई एक्सिस के उसमें लेवल पैरेलल में चल रही है, तो आपका ये पूर्ण तथा बेलोचदार होता है। क्लियर। एंजल का नियम क्या बताता है हमें? एंजल का नियम मांग की ऋणात्मक आय लोच को जैसे जैसे आय बढ़ता है, खाद्य पर मांग घटता है, भोजन में खर्चे कम हो जाते हैं। करेक्ट। आय मांग में संबंध बताने वाला वक्र कौन सा है? एंजल वक्र है। सामान्यतः मांग वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, मालूम है ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक। अब आपके आगे वैबलिंग गुड्स क्या होती हैं? वैबलिंग वस्तुएं क्या होती हैं? श्रेष्ठ होती हैं। पूर्वानुमान, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बाएं दाएं गिरता हुआ होता है, मालूम है? वैबलिंग गुड्स की वजह से, पूर्वानुमान की वजह से, आवश्यक आवश्यकताओं की वजह से, युद्ध महामारी की वजह से। क्लियर। ये क्लियर हो गया। एंड मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं जब मांग का नियम काम नहीं करता है। इसमें कौन सी आ गई? हमारी गिफिन गुड्स आ गई, राइट। किसी सरल रेखा का मांग वक्र जो दोनों अक्षों को काटता है के मध्य बिंदु पर आय की लोच का मान क्या होगा? 1.0 होगा। ये आपका बिंदु रेखीय विधि होता है। आप डिमांड रेखा की तरह बनाएंगे, पॉइंट्स मेथड होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बता रहा है बिंदु रेखीय विधि। ठीक है। ईड इक्वल टू वैल्यू ऑफ लोअर पॉइंट अपॉन वैल्यू ऑफ अपर पॉइंट। मांग के संकुचन एवं विस्तार यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है ना। मांग के संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र जो है अपरिवर्तित रहता है, डिमांड कर्व चेंज नहीं होता है, वो एक ही रहता है, उसी में ऊपर नीचे होते हैं। क्लियर। मांग वक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले? तो वस्तु का मूल्य, अन्य कारक, आय, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की संख्या। करेक्ट। मांग में प्रसार, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन इन डिमांड, आपको मैंने बता दिया कि मूल्य परिवर्तित होता है, अन्य कारक स्थिर रहते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है, और अदर फैक्टर्स जो है कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर। और इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं होता है, एक ही डिमांड कर्व पे ऊपर की ओर प्रसार होता है यानी एक्सपेंशन होता है, नीचे की ओर संकुचन होता है। क्लियर। प्राइस एंड डिमांड चेंज होगा पर मांग वक्र एक ही रहेगा। मांग वक्र पर ऊपर पर बढ़ने की ओर मांग में संकुचन होगा, ठीक है ना। एंड मांग वक्र पर नीचे की ओर बढ़ने में मांग पर प्रसार होगा। क्लियर। विस्तार होगा, बढ़ेगा मांग। डिमांड कर्व एक ही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भूलना मत। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। क्लियर। मांग वक्र के साथ संचलन भी, प्रसार और संकुचन भी। ठीक। लैंग्वेज से आप कभी घबराना मत, इंग्लिश में लिखा है क्या थोड़ा है, इंग्लिश में एक ही लैंग्वेज होगा, इसलिए इकोनॉमिक्स को इंग्लिश से अलग करके आप नहीं देख सकते हैं, राइट। इंग्लिश में फ़ायदा ये है आपको पढ़ने का, कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन ही लिखा जाएगा, ठीक। लेकिन हिंदी में प्रसार भी लिख सकता है, विस्तार भी लिख सकता है, ठीक है ना, बढ़त भी लिख, कुछ भी, मतलब इस तरह थोड़ा चेंज हो जाता है लैंग्वेज, बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं घबराना आपको, ठीक। प्राइस, वेरिएबल और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, ऐसी स्थिति में मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो डिमांड में संकुचन होगा, नीचे की ओर मांग में प्रसार होगा। दूसरा केस देख लो, मांग में वृद्धि और कमी, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस, इसमें प्राइस कांस्टेंट होता है, अदर फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, ठीक। अदर फैक्टर्स में क्या आता है हमारा? इनकम आता है, टेस्ट आता है, प्रेफरेंसेस आता है, फैशन आता है, ठीक है ना, इन सब ये फैक्टर्स होते हैं। इसी को हम शिफ्ट इन डिमांड बोलते हैं। इसमें डिमांड कर्व हमारा जो है चेंज होता है, लेफ्ट वर्ड और डाउन जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है हमारा डिमांड कर्व। क्लियर। प्राइस कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, प्राइस चेंज नहीं होता है इसमें। किसमें? शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, अदर फैक्टर्स के द्वारा
कारण जो है इसमें चेंजिंग आती है। क्लियर। सामान्य वस्तु पर आय का प्रभाव आपका ये मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड ये आपको समझ में आ गया। पूरा का पूरा मांग वक्र दाईं ओर खिसक गया तो राइटवर्ड शिफ्टिंग हो गया। शिफ्टिंग डिमांड कर प्राइस स्थिर है, मांग में वृद्धि हो गई। दूसरा डिमांड कब बन गया, ठीक। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में डिमांड कर मांग में कमी हो गई। मांग में वृद्धि या कमी की वजह से मांग वक्र दाईं बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर। अन्य तत्वों की वजह से वृद्धि कमी में मांग वक्र बदल जाता है। शिफ्टिंग डिमांड कर में मांग वक्र बदल जाता है, ठीक। कीमत प्रसार संकुचन में मांग वक्र स्थिर रहता है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में मांग वक्र एक ही मांग वक्र पे ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। सीधी सी बात जान लो सरल लैंग्वेज में। ई डी इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। कीमत में 20 रुपीज़ का वृद्धि, मांग में 20 रुपीज़ की कमी इकाई के बराबर इक्वल हो गया। प्राइस डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। प्राइस यानी कीमत और मांग में इन्वर्स रिलेशन होता है। ई डी इक्वल टू इन्फिनाइट, ई डी लेस देन 1, ई डी मोर देन 1। तो ई डी लेस देन 1 इक्वल टू आवश्यक वस्तु होती है, ठीक। ई डी मोर देन 1 विलासिता की वस्तु होती है। ई डी इक्वल टू ई डी 0 और ई डी इन्फिनाइट। ये 5 डिग्रीज होती है हमारी। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारा आ गया उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं, बहुत सरल लैंग्वेज में मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ बस। उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये 2 टाइप्स के उसमें दिया गया है। मार्शल ने दिया और एजवर्थ, हिक्स एंड एलन ने दिया। मार्शल ने जब दिया, मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी एनालिसिस यानी कॉर्नल अप्रोच यानी गणनावाचक उपयोगिता को यूटिल में मापते हैं, इन्होंने बताया। मार्शल की ही बात के विरोध में, ठीक है ना, एलन हिक्स का विचार आया, राइट, जिसे सबसे पहले एजवर्थ ने 1881 में दे दिया था। क्लियर। इन्होंने बताया कि जो है क्रमवाचक ऑर्डिनल अप्रोच, उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, इच्छा पूर्ति करने की शक्तियाँ क्रमवाचक होती हैं। क्लियर। उपयोगिता क्या होता है, किसी वस्तु की इच्छा पूर्ति करने की शक्ति होती है। वस्तु की उपयोगिता को संख्या में मापा नहीं जा सकता। यही क्रम वाचक सिद्धांत जैसे सेब मोर देन संतरा, कंपेयर कर सकते हैं। संतरा ज़्यादा को वरीयता देंगे कि हम सेब को देंगे, जिसको जो पसंद आएगा अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस तय करेगा। क्लियर। यही इसका कहने का मतलब है। अच्छा, संतुलन क्या होता है, जहाँ से विचलन की प्रवृत्ति ना हो, ठीक। देखो संतुलन आपकी बुक से मैं आगे चल के आपको दूंगी, मैंने दे भी रखा है, हिंदी में मैंने दे रखा है। बैलेंस का एक बाउल की तरह है, बॉल ऊपर रखा हुआ है। तो आप बताइए, जब बाउल उल्टा करके बॉल ऊपर रखोगे तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करने का लेफ्ट राइट चांसेस ज़्यादा होंगे ना। सेकेंड में क्या होता है, ये अस्थायी संतुलन हो गया फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन क्या होता है, बाउल को आप सीधा रखिए, उसके अंदर बॉल डाल दीजिए, तो नेचुरल सी बात है बैलेंस बना रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक। दूसरा क्या होता है, बाउल नहीं बल्कि सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे आप बॉल रखिए तो आगे भी आ सकता है, पीछे भी जा सकता है। क्लियर। ये 3 तरह के आपके संतुलन होते हैं। अब देखो ई यानी संतुलन बिंदु, ठीक है ना। बजट ई इक्वल टू बजट रेखा, एक पॉइंट पर आप डिमांड कर पे एक गुड एक्स होते हैं, गुड वाई होते हैं, दोनों के सेंटर में जो है आपका बजट लाइन बनता है, वहाँ ई पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं ऑलरेडी। अब इंडिफरेंस कर्व का देख लो, क्या है इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। संतुलन बिंदु पर उदासीन वक्र बजट रेखा की ढाल के बराबर होना चाहिए। MRS एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी नहीं काटती। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी नहीं काटते। उपभोक्ता की तटस्थ वक्र की ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ठीक, ऋणात्मक होता है। 2 वस्तुएं ऐसे संयोग को दर्शाते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। उपभोक्ता का तटस्थ वक्र सदैव केंद्र बिंदु के उन्नतोदर होता है, राइट,
क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की सीमांत दर का नियम लागू होता है। ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? आपका प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। ठीक, इसके पीछे मार्शल का ह्रासमान उपयोगिता नियम ठीक लागू होता है। इसमें एक्स वाई दो वस्तुएं होती हैं। अब सीधी सी बात क्लियर एकदम ऐसे समझ लो कि अगर उसको जो है एक्स वस्तु को मेंटेन करना होगा, वाई वस्तु को सेक्रीफाइस करना होगा। तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो उसे वाई वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि उपभोक्ता को तटस्थ वक्र के सभी बिंदु से समान संतुष्टि मिलती है। पूर्ण स्थानाबंध में पन्न में स्टेट सीधी रेखा प्राप्त होती है पूर्ण स्थानापन्न में, ठीक है ना। ये पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन बार बार आ चुका है। पूर्ण स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट, ठीक। सब्स्टिट्यूट के सिचुएशन में जो है स्ट्रेट लाइन होता है हमारा, क्या हमारा इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, क्लियर। और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, हमारा एल शेप में आ जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में एल शेप में और हमारा सब्स्टिट्यूट के केस में स्ट्रेट लाइन में होगा, क्लियर। उदासीनता वक्र हमारा पूरक वस्तुओं के केस में एल शेप में आ जाएगा। पूर्ण स्थानापन्न में आपका स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में आ जाएगा, क्लियर। तटस्थ वक्र की मान्यताएं दो वस्तु होना चाहिए, विवेकपूर्ण व्यवहार होना चाहिए उपभोक्ता का, वस्तु का समरूप विभाजन होना चाहिए, प्राथमिक फलन की जानकारी होनी चाहिए, तटस्थ वक्र की ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है ना। तटस्थ वक्र समानांतर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मतलब समानांतर पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। अब एक बार फिर से रिवाइज करना चाहती हूँ। एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन कंजम्पशन ऑफ वाई, चेंज इन कंजम्पशन ऑफ एक्स, क्लियर। ये आपका हो गया। उसके तटस्थ वक्र, अब देखो कभी एक दूसरे को नहीं काटते, जो वक्र जितना दूर होगा उतना ही ज़्यादा संतुष्टि देगा। तटस्थ वक्र की विभिन्न वस्तुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम उपयोग 1881 में मैंने आपको पहले ही बता दिया, एजवर्थ ने किया था। 1934 में एलन ने किया, ठीक। एक रेखा चित्र में अधिक तटस्थ वक्र बनाए जा सकते हैं जिसे हम तटस्थ वक्र मानचित्र कहते हैं, क्लियर। इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल कहते हैं, या जो है MAP कहते हैं, उदासीनता मैप, ठीक है ना, उदासीनता वक्र अनुसूची कहते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के साथ ऐसे ही मैं वीडियो लाऊंगी जो मतलब शॉर्ट में कुछ ही मिनटों में कंप्लीट रिवीजन दे देगा। ये जस्ट कहानी की तरह आप सुनते रहना, इसमें नो PDF, नथिंग एल्स, जस्ट क्विक रिवीजन। ऑल राइट डियर, लव यू ऑल गाइज।